हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ एक ओसीडी के केस के बारे में। इस केस को आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और आप तो जानते ही हैं इस तरीके की वीडियोस को बनाते हुए मुझे कितनी खुशी होती है, क्योंकि एक इंसान वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट चुका होता है। तो समझते हैं ज़रा। ये लेडी जिसकी शादी हुई 29 की एज में, क्योंकि वो इंजीनियरिंग कर रही थी, उसके बाद जॉब करनी थी, तो लाइक सोचा कि अच्छी तरीके से मैं पूरा सेटल होकर, पूरा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर ही शादी करूँगी। तो अपनी ही कंपनी में काम करने वाले किसी एक पर्सन से इनका कांटेक्ट हुआ, क्लोजनेस बढ़ी, फिर उन्होंने उससे शादी कर ली। तो अब शादी हो गई। शादी के कुछ टाइम बाद तो बिल्कुल ठीक चला। 7-8 महीने इस तरीके से बीते कि नॉर्मल ऐसा लग रहा था कि लाइफ बिल्कुल सेट हो गई है, क्योंकि दोनों जॉब करते हैं, दोनों में अच्छी खासी बन रही थी, सब कुछ ऐसा ठीक हो रहा था। अब हुआ क्या कि जब शादी को इनके 10 महीने होने वाले थे, तो उस टाइम पर इनको पता चला कि ये प्रेग्नेंट हैं। अब प्रेग्नेंट हूँ मैं, वो मतलब किसी के लिए तो खुशी का वो होता है कि न्यूज़, किसी के लिए वो शॉकिंग न्यूज़ होती है, क्योंकि इनके प्लान्स बहुत बड़े बड़े थे। इनको ये था कि नहीं, अभी मुझे अपने करियर में थोड़ा और ग्रो करना है, मुझे बच्चे बच्चे के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो वो प्रेगनेंसी की न्यूज़ इनके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ हो गई। अब इन्होंने अपने हस्बैंड को बताया इस तरीके से, तो हस्बैंड का ऑपोजिट ओपिनियन था। वो खुश था कि अच्छा, मतलब मैं फादर बनने वाला हूँ, हमारे घर बेबी आने वाला है। तो दोनों में ओपिनियन का डिफरेंस हो गया। इनको बच्चा नहीं चाहिए था, हस्बैंड को बच्चा चाहिए था। अब 29 की एज में शादी हुई, तो एज का वास्ता देते हुए भी, और ये भी है कि फ़र्स्ट बेबी है, अगर इसको अबॉर्ट किया आगे चलकर कोई और कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए, इस तरीके से दोनों में डिस्कशन होने लगा। डिस्कशन बहस का रूप लेने लगा, और जब बहस होने लग गई तो लड़की ने बोला चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो अबॉर्ट कराऊंगी कराऊंगी। जब उसने इतना रूड होकर बोला कि मैं अबॉर्ट कराऊंगी कराऊंगी, तो थोड़ा हस्बैंड की भी वो आगे आ गई। उसने भी बोला कि अगर तुमने अबॉर्ट कराया तो डाइवोर्स हो जाएगा इस बात पर। अब ये बात लड़की की ईगो और हर्ट कर गया कि अच्छा, डाइवोर्स देने की बात, इतनी बड़ी बात कह दी है इस तरीके से। अब दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों के परिवार वालों को पता चल गया। दोनों अपने अपने बच्चों को ही थोड़ा सही मान कर कि हाँ, कि अगर ये करियर में ग्रोथ करना चाहती है तो बच्चा तो 1-2 साल बाद भी हो सकता है। लड़के के घर वाले ये सोचकर कि नहीं, इतनी बड़ी एज में शादी हुई है, एक बच्चा तो हो जाना चाहिए, करियर तो बाद में भी बन जाएगा। नॉर्मल जैसे बातचीत होती है उस तरीके की बातचीतें हो रही थी। लेकिन ये दोनों हैं, इनकी ईगो टकराई जा रही थी। दोनों में से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं था। लड़की ज़िद पर अड़ी हुई थी कि मुझे तो अबॉर्ट करना है, और लड़का इस ज़िद पर अड़ा हुआ था कि तूने अबॉर्ट किया और मैंने डाइवोर्स लिया। इस तरीके से होते होते फाइनली लड़की ने बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया, और उसने बिना किसी को बताए बच्चा अबॉर्ट करने की मेडिसिन्स ले ली। अब ये बहुत ही बड़ा स्टेप हो गया इसकी तरफ से। अब जब ये इतना बड़ा स्टेप ले लिया और बच्चा अबॉर्ट हो गया, क्योंकि एक बार अंदर मेडिसिन गई तो फिर कुछ मैजिक ऐसा हो नहीं सकता ना, वो तो फिर अपना असर दिखाएगी। और इस बात पर हस्बैंड ने डाइवोर्स केस फाइल कर दिया कि नहीं, अब तो मुझे डाइवोर्स लेना है। इसकी इतनी मजाल की, इसने इतनी हिम्मत दिखाई, मतलब इतना सब कुछ बखेड़ा हो गया, लेकिन फिर भी बस अपनी बात को राइट प्रूव करना है कि जो मैंने सोच लिया वही होना है। तो उसने इस बात पर डाइवोर्स केस फाइल कर दिया, और डाइवोर्स का प्रोसेस वगैरह सब हो गया। और फाइनली कुछ सेटलमेंट से इन लोगों का 10-11 महीने में ऐसा सेटलमेंट भी हो गया कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट से इन लोगों का सेपरेशन हो गया। अब जब इन लोगों का सेपरेशन हो गया, कुछ दिनों तक तो वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल रही, मतलब अपनी जॉब करना, वही सब कुछ करना। लेकिन रह रह कर वो जो पिछला समय था वो सब अब याद आने लग गया। मतलब कुछ ही महीनों में ये एहसास होने लगा कि शायद मैंने अपनी ज़िद के आगे कुछ गलत ऐसा कर दिया है। मतलब मैं ना अड़ती, मैं अपना बच्चा अबॉर्ट ना करती तो मेरी शादी सेफ रहती, और इस तरीके से मुझे कभी ना कभी तो बच्चा करना ही था। अब ये सब क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जिस तरीके के प्लान्स बनाकर वो बैठी भी थी कि मैं इतनी प्रोग्रेस करूँगी, उतनी प्रोग्रेस करूँगी, वो सारी एक्सपेक्टेशंस, वो गोल्स जो थे वो पूरे होते हुए नहीं दिख रहे थे। क्योंकि पहले तो ये डाइवोर्स वगैरह के केस में पूरा 10-11 महीने इस तरीके से टेंशन में रहना, तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस ना हो पाना, और तरह तरह की और भी स्ट्रगल बीच में आई, जिसकी वजह से जो सोचा हुआ था वो प्लान्स पूरे के पूरे ऐसे होते हुए नहीं नज़र आ रहे थे। तो अब जब कुछ होता नहीं है ना मन मर्जी वाला हमारा, जिस पर हम अड़े हुए होते हैं, तो फिर उसके बाद हमें ये दिखाई देने लगता है कि इस सब आवेश में हमने क्या क्या गलतियाँ कर दी हैं। तो अब उसको धीरे धीरे महसूस होने लगा था कि शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अच्छा खासा पति था मेरा,
डाइवोर्स हो गया, मैंने अपना बच्चा भी अबॉर्ट कर दिया। तो अंदर उसी की बुद्धि ने, जिसने उससे ये सारा काम करवाया था, उसी बुद्धि ने अब उसे गिल्ट पकड़ाना शुरू कर दिया। क्योंकि तब तो उसने पूरा अहंकार वश, अपने अहम के वश पूरा का पूरा नहीं यही होना है, किसी की भी नहीं सुनी, और माँ बाप ने भी सपोर्ट किया। अब जिन लोगों ने उसे सपोर्ट किया था वो उन्हीं से ही नाराज़ हो गई, उन्हीं को ही गालियाँ देने लग गई। इस तरीके से वो इतना स्ट्रेस में आ गई कि अब्यूसिव लैंग्वेज से अपने पेरेंट्स को बोली कि अगर मुझ में इतनी समझ नहीं थी, मुझ में इतनी अकल नहीं थी, तो अपनी माँ को बोलती तेरी अकल कहाँ चरने चली गई थी, तूने मुझे क्यों नहीं समझाया। तू तड़ाक से बात करने लग गई अपने माँ बाप से, और भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लग गई है। तो इस तरीके से उसको इतना बड़ा झटका लगा उस चीज़ का, जितना उसे अपनी प्रेगनेंसी का होने का पता लगा था, उससे कई गुना बड़ा झटका उसको ये लगा कि मेरे से ये क्या हो गया। ना तो मेरा करियर वैसे चल पा रहा है जैसे मैं चाह रही हूँ, और मैं अब ये सब बिगाड़ कर बैठ गई हूँ, और उम्र भी मेरी बढ़ती चली जा रही है। तो कहाँ तो एक तरफ इतना ईगो जिसमें आप इतना बड़ा स्टेप ले रहे हो, और कहाँ अब इस तरीके का एकदम से आप बौखलाए जा रहे हैं जिसमें कि आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। दोनों बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहे थे घर वालों को भी, कि कहाँ तो इसी की ज़िद पर ऐसा सब कुछ हो गया, और कहाँ अब ये हमें अपना मतलब जो भी कुछ इसकी लाइफ में हो उसके लिए हमें ही ब्लेम कर रही है कि हमारी वजह से हो। तो पेरेंट्स भी धीरे धीरे उससे डिस्कनेक्ट होना शुरू हो गए कि इसका कुछ नहीं पता, ये कब किसके ऊपर क्या ब्लेम लगा दी, क्या करती है, ज़िद्दी है। पेरेंट्स को भी उसमें अब लाख कमियां नज़र आने लगी। वही पेरेंट्स जो पहले अपनी लड़की का सपोर्ट कर रहे थे, घर में लड़ाई झगड़े रहने लग गए बहुत ज़्यादा। इससे उस लड़की की कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ गई। उसके दिमाग में बस यही सब चलने लगा कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने सही नहीं किया। और उसे रह रहकर उस लड़के के साथ जो अच्छा टाइम स्पेंड किया था, जिस तरीके से वो ख्याल रखते थे, जो उनकी कुछ शादी अच्छी 10 महीने के करीब ठीक चल रही थी, बढ़िया, तो वो सब बातें उसको फ्लैशबैक्स आने लग गए। और उस सब फ्लैशबैक से उसके दिमाग में हर समय प्री ऑक्यूपाइड रहती थी। वो लॉस्ट कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होने लगी, नींद की प्रॉब्लम होने लगी, वर्क एफिशिएंसी डाउन होने लग गई, ऑफिस में भी खुद खोई रहती थी, ज़बरदस्ती अगर काम करने की कोशिश भी करती थी तो नहीं हो पाता था। मतलब परेशानी बढ़ती चली गई, और एक ऑब्सेशनल वे में उसके दिमाग में बार बार वो सब सीन्स आने लग गए कि किस तरीके से चीख चीख कर वो अपने हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा कर रही थी, और किस तरीके से उसने जाकर चुपचाप से दवाई लेकर दवाइयाँ खा ली थी उसने। वो सब चीज़ें रह रहकर उसको बार बार गिल्ट पकड़ा रही थी। अब उसको इतना ज़्यादा गिल्ट हो रहा था, अपने ऊपर गुस्सा आया था, तो उसने अपने आप को सेल्फ हार्म करना शुरू किया। अपने नाखूनों से खुद को नोचना स्टार्ट कर दिया, स्क्रैच करना, चीखना, चिल्लाना, अपने बाल पकड़ पकड़ के इस तरीके से पूरा खींच के पूरा चिल्लाना शुरू कर दिया। तो सारे पूरे के पूरे जब वो मुझे मिली, पूरे बुरी तरीके से हाथों पर इतने ज़्यादा निशान थे, ऐसे घाव हुए हुए थे जैसे किसी ने बहुत बुरी तरीके से नोच दिया है। इतनी बुरी हालत में जब उसको देखा गया तो पता चला कि वो अपने अंदर जो उसके बार बार रह कर गिल्ट पैदा हो रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, और ना मेरा करियर हुआ, ना मेरा फैमिली, सब बिगड़ गया। तो वो गिल्ट उसको अंदर तक जो खाया जा रहा था, बार बार वो चीज़ें, इमेजेस उसके दिमाग में आ रही थी। तो उसको इतनी स्ट्रेस, इतनी एंग्जाइटी की वजह से वो ऑब्सेशनल वे में उसके दिमाग में वही इमेज 3-4 सीन आते थे। जब वो अपने हस्बैंड के ऊपर चीख चीख कर बुरी तरीके से आ रही थी, एक वो सीन आता था, और जब उसने आउट ऑफ द वे जाकर बिल्कुल मेडिसिन खरीद कर खा ली थी, तो वो सीन उसके दिमाग में आता था। ये 2 मेन सीन उसके दिमाग में आते थे। और तीसरा सीन कई बार जब पूरी फैमिली बैठी होती थी, वो किस तरीके से एक दूसरे से मतलब बातचीत कर रहे हैं, है ना, सब अपने अपने बच्चों को, बेटी वाला बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा है, बेटे वाला बेटे की साइड ले रहा है, इस तरीके से वो चीज़ें भी कभी कभी उसके दिमाग में आती थी। लेकिन मेनली 2 सीन उसके दिमाग में, मतलब दिन में कम से कम 100-150 बार घूम जाते थे उसके दिमाग में वो सीन। वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, जितना उसे रोकने की कोशिश करती थी उतने ज़्यादा वो सीन आ रहे थे। अब ये बहुत बुरी हालत हो गई उसकी जब सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। तो खैर दवाई ली, दवाई से थोड़ा बहुत सो जाती थी, लेकिन आपको तो पता ही है कि दवाइयों से ऐसा तो है नहीं कि आपके अंदर का गिल्ट एकदम से ख़त्म करके रख देंगी, वो इमेजेस आनी बंद हो जाती हैं। इसको तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, धीरे धीरे मूव ऑन करना पड़ेगा। तो फिर जब कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने लगी, खुद को इतना नोचती रहती थी, थप्पड़ थप्पड़ मार देती थी, बाल पकड़ पकड़ के इस तरीके से, तो स्टार्टिंग में चाहे मेडिसिन्स पूरी तरह से परमानेंटली प्रॉब्लम ठीक नहीं करी थी, लेकिन कई बार कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है तो स्टार्टिंग में मेडिसिन्स की भी ज़रूरत होती है। तो जब मेरे पास वो आई तो मैंने कहा कि आप कुछ टाइम तक मेडिसिन्स कंटिन्यू रखिए, क्योंकि सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर है, आप अपने आप को नोच रहे हो। तो पेरेंट्स को भी एजुकेट किया गया कि अगर कोई इंसान सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर पर है तो उसका मेडिसिन चलना अभी ज़रूरी है, जब तक कि ऐसी कंडीशन में ना आ जाए कि वो इस बात को समझने लगे, उसके गिल्ट को रिलीज़ करा दिया जाए।
और धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट कराया जाए कि जो रियलिटी अब बदली नहीं जा सकती। अब दोबारा से ऐसा नहीं है, वो पिक्चर की तरह नहीं है कि वहाँ तो मरा हुआ पति भी दोबारा जिंदा कब होकर आ जाए आपको पता ही नहीं है ना। ऐसे बहुत सारे सीरियल्स होते हैं ना जिनमें पूरी पति की लाश भी दिखा देते हैं, लेकिन फिर भी पति पता नहीं जादू से कहाँ से आ जाता है, फिर प्लास्टिक सर्जरी और ये ड्रामा हो जाता है। ये रियल लाइफ है। अगर एक बार पति से डाइवोर्स हो गया और आप लोगों के बीच में इतनी बड़ी दरार है और कसम ही खाली कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि फिर से प्यार उमड़ जाएगा और फिर से जो ना आप लोगों की शादी हो जाएगी और सब कुछ वैसा हो जाएगा। अब ये रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरा पर्सन मूव ऑन कर गया है, आप उसकी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर सकते अपना गिल्ट करो ना रोकर उसके सामने। तो वो सब चीज़ें समझाने में टाइम लगता है और दूसरे को समझने में भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये चीज़ें अगर एकदम समझ में आ जाती तो फिर शायद किसी को थेरेपिस्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये चीज़ें हैं रियलिटी, लेकिन समझ में आने में कई बार समय ही लगा देती हैं। तो ऐसा ही इस लड़की के साथ हुआ। उसकी अपनी जो वरीज थी कि मैंने एक तो बहुत गलत किया और मुझे भगवान भी कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि जब आप बहुत परेशान होते हैं ना तो उल्टे सीधे इंट्रूसिव थॉट भी अपने अंदर आने लगते हैं। दुखी आदमी सबसे पहले भगवान का डर उसको सताने लगता है, भगवान की शरण में जाने लगता है। ऐसे ही इसके साथ होता था। कभी जब ये थोड़ा सा नॉर्मल होती थी तो फिर भगवान की शरण में जाती थी। अब भगवान की शरण में जाती थी तो वहाँ से इसने बताया कि कभी कभी इसको ये भी डर लगता है कि भगवान मुझे माफ़ नहीं करेंगे, मैंने गलत किया, मैंने अपने पेट में ही एक बच्चे की हत्या कर दी। क्योंकि हमने सब सुना होता है ना, इसे भ्रूण हत्या पाप है, बच्चे को गर्भ में नहीं मारना चाहिए, पाप लगता है। तो वो सब जो बातें हमारे को पता होती हैं तो वो भी हमारे अंदर डर पैदा करती हैं। तो उसको ये भी लगने लगा कि मैंने अपने बच्चे की हत्या कर दी तो मुझे इसका पाप लगेगा। ऊपर से जो अपनी गलतियाँ थी वो भी याद आ रही थी। जो करियर जिस तरीके से चाह रही थी वैसे नहीं सेट हुआ, उसकी भी बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी। और अभी करंटली जॉब भी नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल खाली हो गई थी। जिस लड़की ने इतने साल लगातार जॉब किया, वो घर में बैठी थी गिल्ट पकड़कर, घर वालों से भी बॉन्डिंग को अच्छे नहीं चल रही थी। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ गए जिसकी वजह से वो लगातार परेशान हो रही थी। तो एकदम उसका समझना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बिल्कुल पैसिव लाइफस्टाइल, जब मर्जी उठने का मन करा जब उठ लिया, कि जब बिल्कुल ही भूख लग रही है तो अब खाना ही है, उठना ही है, या टॉयलेट जाना है तो अब तो उठना ही पड़ेगा ऐसा, वरना पड़े हैं तो पड़े हैं। एक एक दिन 2-2 दिन बीत गया बिना नहाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बस वही दिमाग में इमेज बार बार आ रही है, वही रिपीटेडली ये थॉट आ रहे हैं, ये तूने क्या कर दिया, तूने खुद ही अपने आप सब कुछ बिगाड़ लिया। ये बार बार थॉट आना, और बीच बीच में इस तरीके के भी थॉट आने लगे कि अब तेरा क्या फ़ायदा है जीने का, करियर तेरा नहीं रहा, परिवार तेरा नहीं रहा। ये सब इसके दिमाग में आ रहे थे। तो फिर मेडिसिन्स ऑलरेडी ले रहे थे, और जब उससे बात हुई उसका इतना भयंकर पूरा रूप देखे कि हाथ पूरे नोचे हुए थे, सूजे हुए थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत थी। तो उसको देखकर बहुत प्यार से पहले तो उस कॉन्फिडेंस में लिया गया कि आपकी प्रॉब्लम को समझा जा रहा है, और एम्पैथाइज़ करते हुए जो है ना, मतलब आप उसको ये एक्सप्रेस कराया गया बेसिकली, क्योंकि बहुत मुश्किल था। जिस तरीके से उसका पूरा का पूरा हाथ थे वो देखकर इतना ज़्यादा अंदर तक ऐसे मन हिल गया उसको देखकर फर्स्ट टाइम, क्योंकि बहुत बुरी कंडीशन थी ना, बाल भाई ढंग से, इंजीनियर लड़की इतने बुरे बदहवास रोल में जब आई मेरे सामने, तो मतलब ऐसा देखकर हो गया कि पता नहीं क्या ही हो गया है, कि क्या किसी के साथ जैसे होता है ना अत्याचार हो जाता है, किसी ने बहुत गलत किया है, किसी की ऐसी हालत हो गई है। बिल्कुल ऐसी कंडीशन थी कि इतनी वेल एजुकेटेड लड़की जिसने कॉर्पोरेट में इतने साल काम किया, लग ही नहीं रहा था ये वही लड़की है। तो इतनी बदहवास हालत देखकर इतना ज़्यादा मन विचलित हो गया, लेकिन फिर भी खुद को संभाल कर उसको जब देखा गया, वहाँ पर उसको थोड़ा एम्पैथाइज़ किया गया और उसको ये यकीन दिलाया गया, ये कॉन्फिडेंस दिलाया गया कि मैं आपके साथ हूँ इस जर्नी में, और धीरे धीरे लेकिन सब ठीक हो जाएगा और आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो। जो हुआ उसको एक्सेप्ट कराने में, मूव ऑन कराने में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं, कई बार हमारे सामने भी जब क्लाइंट आता है उसकी कंडीशन ऐसी होती है, कुछ में जैसे अविश्वास होता है शुरुआत में, क्योंकि उनको लगता है इतनी बड़ी प्रॉब्लम है क्या ठीक हो जाएगी। कुछ लोग की हालत जैसे इस लड़की की थी, इतनी ज़्यादा बदहवास होती है कि जिसको देखकर मन विचलित ही हो जाता है। तो कई बार इस तरीके की सिचुएशंस हमारे सामने भी होती हैं कि खुद को भी, क्योंकि हम भी तो इंसान ही हैं, खुद को संभालना भी ऐसा लगता है कि ज़रा मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर जब संभाला जाता है वो, क्योंकि सामने वाले की जब इतनी बुरी हालत है तो वो ऐसे तो जादू से या उसको कोई बात मैं बोलूँगी मुंह से निकलूँगी तो मैजिक तो हो नहीं जाएगा, समय लगेगा। अब सामने वाला इतना पेशेंस रखेगा, कोऑपरेट करेगा नहीं करेगा, तो 10 डाउट कहीं ना कहीं एक थेरेपिस्ट के मन में भी चल रहे होते हैं। क्योंकि अगर वो पेशेंस नहीं रखेगा, ये सोचेगा कि फर्स्ट मीटिंग के बाद ही जादू हो जाएगा, तो भी वो ठीक नहीं होगा, या फिर कोऑपरेट नहीं करेगा,
चलो पेशेंस रख रहा है, रिपीटेडली सेशंस के लिए आ रहे हैं, लेकिन कोऑपरेट नहीं कर रहा है, कुछ फॉलो नहीं कर रहा है, तो भी हीलिंग जर्नी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये सब चीज़ों के साथ एक धुंध के साथ ये वाला केस भी स्टार्ट हुआ था। लेकिन हिप्नोथेरेपी से उसको सबसे पहले उसके अंदर के जो हैवी इमोशंस थे वो रिलीज़ कराया गया और एक्सेप्ट कराया गया कि जो हो चुका है उसे बदला ही नहीं जा सकता। उस सच्चाई के साथ आपको जीना होगा। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, आपसे भी एक गलती हुई है। अब उस गलती को आपने समझ लिया, मान लिया। आगे से जीवन में जब दोबारा आपके ऐसा मौका आएगा कि आपकी शादी होगी, तो आपको उस तरह की गलतियां करने से बचना है, आपको सीख लेनी है। क्योंकि जो हो चुका उसको तो वास्तविकता में कोई भी नहीं बदल सकता। समय को लौटाने का कहते हैं ना कि किसी के भी पास ऐसा कोई चमत्कार नहीं कि कोई समय को लौटाएगा। तो उस तरीके से धीरे धीरे हिप्नोसिस की मदद से उसके अंदर के सारी है इमोशंस रिलीज़ कर कर उसको एक्सेप्ट कराई गई ये रियलिटी, क्योंकि उसके लिए बहुत मुश्किल था। मुझे याद है आज भी, जब मैंने फर्स्ट हिप्नोथेरेपी करी थी तो वो इतना ज़ोर से रोई, इतना ज़ोर से तड़फ तड़फ के रो रही थी उसमें कि पूरा क्लिनिक का स्टाफ अंदर तक पूरी तरीके से काँप गया कि कोई इतना भी तड़फ तड़फ के रो सकता है, इतनी भी बुरी हालत हो सकती है। क्योंकि उस टाइम पर आपके जितने भी सारे के सारे सप्रेस्ड इमोशन से बाहर निकल कर आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा। एक्सेप्टेंस में ही 4-5 हिप्नोथेरेपी की सेटिंग्स लग गई कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कराने में, गिल्ट को रिलीज़ कराने में। क्योंकि गिल्ट एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इंटेंस इमोशन है। बिल्कुल ऐसा मानिए कि जैसे किसी इंसान के शरीर को कैंसर हो जाता है, बहुत ही पीड़ादायक होता है, ऐसे ही ये आपकी अंतरात्मा तक उसी तरीके की कैंसर जैसे रूपी की पीड़ा देता है आपके अंदर। गिल्ट इतना ज़्यादा इंटेंस इमोशन है कि इतनी पीड़ा होती है कि जैसे पूरी अंतरात्मा तक आपके मन को ना एक कैंसर की पेशेंट की तरह पीड़ा हो रही है, इतनी बुरी तरीके से। तो वो सब चीज़ें, पीड़ा उसके अंदर से निकाली गई। तो जब गिल्ट रिलीज़ होता है, धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आती है, तो तब जाकर एक पर्सन ऐसी स्थिति में आता है कि उसको कॉन्शियसली अदर साइकोथेरेपीज़ की मदद से कुछ समझाया जाता है। तो यही इसके साथ हुआ कि जब उसके अंदर का वो गिल्ट रिलीज़ किया गया, वो जो इतना पेन में थी वो पेन को रिलीज़ करा गया, एक्सेप्ट कराया गया, तो अंदर जब चीज़ें सबकॉन्शियस लेवल पर सेटल हो जाती हैं तो उससे वो जो सबकॉन्शियस बार बार ऑटो इमेजेस आपको दे रहा होता है, तो वो ऑटो इमेजेस सेटल होने लग जाती हैं। मतलब अब आपके अंदर से उसकी वाइब्रेशन ख़त्म, तो वो इमेज ये समझा दिया जाता है कि भाई आपने जो भी लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ है, जो आपने ज़िंदगी जी है, जो लम्हे आपके साथ बीते हैं किसी के भी साथ, या आपने अपनी ज़िंदगी के जो भी लम्हे बिताए हैं, वो मन के पास सब कुछ बिल्कुल सेव रहता है। तो मन कभी कभी पास्ट की कोई चीज़ आपको याद दिला सकता है, लेकिन अब अगर वो आएगी भी आपको याद, तो उसमें जो वाइब्रेशन का लेवल था वो ख़त्म हो चुका है। वो जस्ट एक ऐसी मेमोरी बन गई, जैसे एक सांप होता है ना कि उसके जहरीले दांत तोड़ दिए जाएं तो उसे गले में लटका कर भी घूमा जा सकता है। तो बिल्कुल ऐसे ही वो फ्लैशबैक अगर आएंगे भी, तो उससे जो इमोशनल रिस्पॉन्स पैदा हो रहा था, जो गिल्ट पैदा हो रहा था, है ना, जो अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था, कभी अपने माँ बाप पर गुस्सा आ रहा था कि वो तो मुझसे बड़े थे, वो मुझे रोक सकते थे, वो सब ख़त्म। और जैसे ही आप उसको अटेंशन देना बंद कर दोगे और ये एक्सेप्ट कर लोगे कि ये तो नॉर्मल माइंड का एक फीचर है कि कोई भी चीज़ ऐसे इमेज के रूप में याद आ सकती है, या कोई भी ऐसा लग सकता है कि ये हमसे गलती हुई है। इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आप एक ही बात को पकड़ पकड़ के बार बार परेशान होते रहो। तो जब हिप्नोथेरेपी से वो सारे इमोशंस रिलीज़ किए गए और ये समझाया गया कि अगर अभी भी कोई इमेज आती है तो आपको बिल्कुल न्यूट्रल रिस्पॉन्स देना है, बिल्कुल न्यूट्रल रहना है, रिलैक्स रहना है, तो उससे वो इमेजेस जो फेड हो चुकी हैं वो धीरे धीरे और भी आना बंद हो जाएंगी। और ऐसा ही हुआ धीरे धीरे। हेल्दी लाइफस्टाइल, जो कि बहुत मुश्किल था, क्योंकि हिप्नोथेरेपी तो चलो मैंने कर दी, लेकिन घर पे वो सुबह उठने के लिए, दिन भर में एक हेल्दी रूटीन फॉलो करने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। लेकिन उसको भी धीरे धीरे ट्रैक पर लाया गया और अलग अलग साइकोथेरेपी की मदद से लाइफस्टाइल वगैरह पूरा सुधार के सब चीज़ें करके फाइनली एक्सेप्ट करा दिया गया है कि भाई अब तो मूव ऑन ही करना है। तो मूव ऑन धीरे धीरे वो हो गई। अब देखिए कि ये वाला केस अगर हम देखें तो गलती किसी और की नहीं थी, ना माँ बाप की थी, ना कुछ, खुद ही वो जिद पर अड़ी थी, खुद ही ऐसे अपने अहम में, अपनी ईगो में, अपने उस गुस्से में कि नहीं मुझे अपने आप को ही राइट प्रूव करना है और मुझे अपनी ज़िद को ही रखना है, खुद ही जाकर दवाई खाई थी, बेबी अवॉर्ड किया था। और फिर आपकी वो जो ज़िद, जिस अहंकार के वश आप कुछ कर जाते हैं,
वही बुद्धि जो ये सब चीज़ें आपसे करवा देती है ना, आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, नहीं मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मेरे को तो फ्रीडम चाहिए, ऐसे कोई मुझे क्यों कंट्रोल कर सकता है, वही आपके अंदर का हिस्सा जो एक बार आपसे गलती करा देता है, वही फिर आपको बाद में गिल्ट भी पकड़ा देता है। तो ये माइंड की क्या है, मैनिपुलेशन। तो इसलिए हमें हर चीज़ में कहते हैं ना, एक बार पहले सोच लेना चाहिए अच्छी तरीके से कि जो हम स्टेप लेने जा रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, और क्या उसे कभी रिवर्स किया जा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मैं डिसीजन ले रही हूँ वो सिर्फ मैं अपनी ईगो के तहत ले रही हूँ कि मुझे बस अपनी ही बात को ऊपर करना है, ये प्रूव करना है कि नहीं चलेगी तो बस मेरी ही चलेगी। तो जब पूरी तरीके से ठीक कर दिया गया तो ये सब बातों की भी आगे लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग दी गई कि कई बार हमारा दिमाग ही हमारा दुश्मन बन जाता है और हम सिर्फ गुस्से में आकर, किसी के चढ़ावे में आकर या अपनी ईगो को आगे रखने के लिए हम इस तरीके के डिसीजंस ले जाते हैं, वो भी बिना कॉन्सिक्वेंसेस को जाने। आगे से लाइफ में कोई भी ऐसा मौका आए जहाँ पर आपको कोई भी बड़ा डिसीजन लेना हो तो एक बार उसके परिणाम क्या होंगे इसके बारे में सोच लीजिए। और जो भी आप करने जा रहे हैं, अगर आप उसे आगे जाकर बदलना चाहेंगे तो क्या आप उसे बदल पाएंगे। तो जब आप इतना सोच लेंगे तो आपसे कोई भी ऐसी बड़ी गलती नहीं होगी जिसकी वजह से आपको बाद में जाके कोई गिल्ट होगा, रिग्रेट होगा। तो ये सब ट्रेनिंग भी हीलिंग के बाद, पहले तो हीलिंग ही बहुत ज़रूरी है, फिर उसके बाद ये सब ट्रेनिंग भी देकर पूरा रिलैप्स पीरियड में भी ऐसे देख कर कि ना कि कोई रिलैप्स तो नहीं हो रहे, कुछ पैटर्न्स लौट कर तो नहीं आ रहे हैं अंदर से। तो वो सारा पीरियड होकर भी फिर हम जब कोई पर्सन लगता है कि हाँ अब बिल्कुल ठीक हो गया है, अब उसको वो लाइफ स्किल्स भी आ गई हैं कि जिससे कि अपनी लाइफ में आगे आने वाली वो सिचुएशंस को बहुत अच्छी तरीके से संभाल लेगा, तब उसको एक ग्रीन सिग्नल देते हैं कि जाइए, अब आपको हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जिए। तो जिस तरीके से इतनी भयंकर कंडीशन जो उसकी थी कि हाथ भी देखकर लिटरली मेरी भी अंतरात्मा तक अंदर तक ऐसे कांप गई थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत थी। तो वो सब जैसी ऐसी हालत थी और उससे और अब बिल्कुल अच्छी तरीके से नॉर्मल, बिल्कुल जैसे नॉर्मल होते ना लड़की की, हो गई अब गलती हो गई, उसको एक्सेप्ट कर लिया, हंसते मुस्कुराते दोबारा जो है ना अपने करियर के लिए पढ़ाई करनी है ना, नई जॉब को सर्च करना, हाँ आगे मूव ऑन करने के लिए भी तैयार कि अगर मुझे कोई अच्छा पार्टनर मिलेगा तो मैं दोबारा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। और अब मुझे अपने जीवन में आगे डिसीजंस किस तरीके से सोच समझ के लेने हैं, किस तरीके से अपनी ईगो को पीछे रखना है और सोच समझ के बुद्धिमानी से मिलजुल कर आगे अपने परिवार के साथ रहना है, वो सब के साथ अब वो हंसी खुशी बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ जीने के लिए तैयार है। तो जैसे उसकी लाइफ बदल सकती है ऐसे आप लोगों की भी लाइफ बदल सकती है। हो सकता है सबके लाइफ के इश्यूज़ अलग अलग हो सकता है सबके अंदर की कैपेसिटी अलग अलग हो, लेकिन बात तो यह है कि इशू कोई भी हो या कैपेसिटी कितनी भी डिफरेंट हो सबकी, एक चीज़ तो पक्की है कि सारे इश्यूज़ सॉल्व हो सकते हैं और हर लेवल की कैपेसिटी से हील हुआ जा सकता है। तो इसी विश्वास के साथ मैं आपको आज के लिए बाय बाय कह रही हूँ। अपना खास ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को शेयर करना याद रखिएगा।